What do you mean by colonialism? Act of direct nation occupying that the land of less direct. अभी मैं रीड कर रही हूँ, इसको पहले देखते हैं फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन पे आएंगे. In the last chapter we learned about the spread of colonialism in India. Chhatrapati Shivaji Maharaj had foreseen the ulterior motives of these foreigners and their ways of infiltration. He built up strategies to arrest their advances in India. The immediate measures taken by him in this direction included creation of a strong naval force and construction of sea forts. He levied control on British salt trade as a measure to protect local salt trade. Thus, Chhatrapati Shivaji Maharaj adopted a very strong policy against the European colonizers. Later, Chhatrapati Sambhaji Maharaj also fiercely fought the Portuguese. Chimaji Appa, brother of Bajirao Peshwa I, defeated the Portuguese at Vasai. The Marathas were the only Indian rulers to adopt a policy of resistance against the European colonizers. Who are the Marathas? Can anyone explain? We know that what is colonialism. Colonialism एकदम clear है अभी हम लोगों को. Marathas क्या है? Maratha ये एक्चुअली द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से है. वो रूलर्स जो कि महाराष्ट्र और उसके रीजन जो आसपास के रीजन थे वहाँ रूल करते थे, उनको बोला जाता था मराठास, जो कि महाराष्ट्र के एरियाज जो सबब्स है महाराष्ट्र के और मेन महाराष्ट्र में जो रूल करते थे वो थे मराठास. ठीक है, मराठास के वेल नोन रूलर हैं छत्रपति शिवाजी महाराज. देखो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो इंडिया के फर्स्ट ऐसे रूलर थे. अभी तक देखो इतने सारी ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए हैं इंडिया में, इतनी कॉलोनीज बन चुकी हैं, बट कोई भी इंडियन रूलर था जो इनके अगेंस्ट खड़ा हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट या यूरोपियंस के अगेंस्ट, कोई भी नहीं था ना अभी उनसे लड़ने वाला. छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज द ओनली रूलर जिन्होंने इस खतरे को महसूस किया था. बिकॉज ये जो आए थे इंडिया में, ये किस लिए आए थे, किस नाम से आए थे? ट्रेडिंग, कि हम ट्रेड करने आ रहे हैं. बट कोई तो हर रूलर ने परमिशन किस चीज़ की दी? ट्रेड की. कोई नहीं जानता था कि एक्चुअली ट्रेड के पीछे इनका मकसद क्या था? कॉलोनीज बनाना, कॉलोनियलिज्म को यहाँ इस्टेब्लिश करना था. तो जब ये चीज़ें बाकी रूलर्स के समझ में नहीं आई, बट शिवाजी महाराज वॉज द ओनली रूलर जिन्होंने इनके जो इरादे थे उनको फोरसीन, जो लिखा है ना यहाँ पर थर्ड लाइन में, फोरसीन का मतलब ये होता है कि अजम्पशन करना फ्यूचर को लेकर. एक मतलब हम लोग जो हालात हमारे सामने होते हैं प्रेजेंट में, उससे हम एक फ्यूचर अज्यूम कर लेते हैं. जैसे अभी की बात करें तो इंडिया के हालात हम लोग देखते हैं, जब जैसे इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं किसानों को लेकर और वो सब जो प्रॉब्लम है, तो ये प्रेजेंट सब चल रहा है. अब हम इस प्रेजेंट से एक फ्यूचर जो है अज्यूम कर सकते हैं ना कि आने वाले 10 सालों में कैसा हो सकता है, आने वाले 10 सालों में क्या होगा. ये एक अजम्पशन एक इंसान अपने माइंड में कर लेता है. सेम एज हियर शिवाजी महाराज ने देखा कि ये ट्रेड के नाम पर आ रहे, बट इनका जो कॉलोनियलिज्म इस्टेब्लिश करने का जो टारगेट है उसको इन्होंने समझ लिया था. द अल्टेरियर मोटिव्स ऑफ दीज फॉरेनर्स एंड देयर वेज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन. देखो अल्टेरियर का मतलब क्या होता है? सीक्रेट. सीक्रेट जो उनका, क्योंकि देखो ट्रेड की आड़ में इनका मकसद क्या था? कॉलोनियलिज्म को इस्टेब्लिश करना है. तो यहाँ पे वही बता रहा है कि शिवाजी महाराज को ये बात समझ में आ गई थी कि इन फ्यूचर जो इनका एक सीक्रेट प्लान है कॉलोनी बनाने का, इनडायरेक्टली ये कॉलोनीज ही बना रहे हैं ना, अभी अपनी फैक्ट्रीज बना रहे हैं एक एक एरिया में, और जिस एरिया में इनकी फैक्ट्री बन गई वो एरिया एक्चुअली इनके कंट्रोल में आ जाता था. कोई राजा फिर वहाँ का इनसे लड़ने की ताकत नहीं रखता था. तो इनका जो इनडायरेक्टली ये सब काम हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ, यानी जो ज़बरदस्ती घुस रहे हैं ना हर जगह पर कॉलोनीज बनाने के लिए. क्या बोल के घुस रहे हैं? कि हम ट्रेड करेंगे, और बना क्या रहे हैं? कॉलोनी बना रहे हैं. तो ये चीज़ जो है शिवाजी महाराज वॉज द ओनली रूलर, फर्स्ट इंडियन रूलर थे जिनको ये बात समझ में आई थी कि ये जो है हमारे यहाँ घुसकर हमें जो है हमारे साथ खेल रहे हैं. अब देखो उन्होंने क्या किया. ही बिल्ट अप स्ट्रैटेजीज टू अरेस्ट देयर एडवांसेस इन इंडिया. उन्होंने जो है बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई, बहुत सारे वेज जो है चुने, रास्ते चुने. किस लिए? इन सबको पकड़ने के लिए, इनको देखने के लिए कि मतलब जो है कौन कौन जो है ये सब टारगेट से आ रहे हैं ब्रिटिशर्स. कुछ तो होते जो एक्चुअल में ट्रेड के लिए आते थे, बट कुछ जो होते थे वो किस लिए आ रहे थे?
कॉलोनियलिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसके लिए इन्होंने जो है स्ट्रैटेजीज बनाई, जैसे कुछ अपने जासूसों को छोड़ देते होंगे, कुछ जो है उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती होगी इस पर कि भाई जो भी इस तरह के मकसद के लिए आए हैं कि कॉलोनी बनाना है, हमको गुलाम बनाने आए, उन लोग को हम लोग अरेस्ट करके यहाँ से भगा देंगे ताकि जो है हम लोग सेफ़ रह सकें। तो उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की, बहुत सारे तरीके तैयार किए ताकि जो है वो इस सब से बच सके। The immediate measures taken by him in this direction included creation of a strong naval force and construction of sea forts. ब्रिटिशर्स कौन सी फोर्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे? उनकी कौन सी आर्मी बहुत पावरफुल होती थी? नेवी। तो शिवाजी महाराज ने क्या देखा कि इनकी भाई नेवी इतनी, क्योंकि इंडियंस जो थे वो एक्चुअली जो बैटल्स होती थी, जो ज़मीन पर जंगें लड़ी जाती है, उसमें बहुत स्ट्रांग होते थे ये, बट नेवी का इनके पास कोई आइडिया था नहीं, तो यहाँ पर ये हार जाते थे हमेशा। शिवाजी महाराज ने उल्टा किया, उन्होंने अपनी जो है आर्मी, जो उनकी नॉर्मल आर्मी होती है जो बैटल्स में रहती है, उसको ज़्यादा इस्टेब्लिश करने के बजाय उन्होंने अपनी नेवी पावरफुल कर दी। ठीक है, उन्होंने एक नेवल फोर्स बनाई अपनी खुद की, जो कि पानी में रहकर लड़ाई कर सके, उनको सब सिखाया गया उससे। और उसके अलावा उन्होंने क्या किए, सी फोर्ट्स को बिल्ड किया उन्होंने। सी फोर्ट्स क्यों बिल्ड किए गए? अब देखो, ब्रिटिशर्स की जो नेवल फोर्सेस होती थी, ये सब जो है शिप्स में होती थी ना, शिप घूमते रहते थे, कोई अगर जो है बिना लाइसेंस के आ गया तो वही नेवल फोर्स ही होती थी ना जो उसको ख़त्म कर देती थी शिप को, जो इंडियन रूलर्स के होते थे। शिवाजी महाराज ने क्या किया, अपनी नेवल फोर्स तो बनाई, इनके भी शिप्स चलने लगे फोर्स के, बट इनकी पूरी फोर्स उस शिप में नहीं होती थी। पूरी फोर्स जो है एक्चुअल में कहाँ होती थी? सी फोर्ट्स में, किले में छुपी रहेगी ये फौज जो रहेगी। जब अगर कोई अटैक होता है तो ये जो है, जो शिप में अभी फोर्स है इनकी, जो आर्मी है, वो पहले उसको रोकेगी अटैक को। अगर ये नाकाम होती, ये हारने लगते, तो फिर सी फोर्ट के अंदर जो भी आर्मी है इनकी, वो बाहर आती है और इससे जो है क्या होता था, ये लोग लड़ाई जीत लेते थे। समझ में आया इनकी स्ट्रैटेजीज क्या थी, कैसे जो है ये ब्रिटिशर से लड़ रहे थे। एनी डाउट हियर? अभी यहाँ पे कुछ ऐसा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ही लेविड ऑक्ट्रॉय ऑन ब्रिटिश सॉल्ट ट्रेड एज अ मेजर टू प्रोटेक्ट लोकल सॉल्ट ट्रेड। ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है टैक्स, टैक्स लगाना कोई पर्टिकुलर गुड पर, कोई पर्टिकुलर सामान पर टैक्स लगा देना। जैसे इन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज ने सॉल्ट पर टैक्स लगाया, नमक पर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, इसके बिना खाने का मज़ा नहीं है। तो शिवाजी महाराज ने देखा कि भाई इस चीज़ की बहुत ज़्यादा हो रही है डिमांड, ज़्यादा ट्रेड हो रही है, इसी पर टैक्स लगा दो। अब इस पर टैक्स लग गया तो भाई ब्रिटिशर्स तो किसी भी तरह ये टैक्स पे करेंगे, और इसका फ़ायदा किसको होगा? मराठास को। तो ये एक स्ट्रैटेजी उन्होंने अप्लाई की, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स महाराष्ट्र में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो गई कि भाई सॉल्ट की ट्रेड करनी है तो टैक्स पे करो, और या फिर तुमको नहीं मिलेगी ये चीज़। थस छत्रपति शिवाजी महाराज adopted a very strong policy against the European colonizers. शिवाजी महाराज तो ऐसे हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या हम लोग सुनते हैं कि ही वॉज वेरी काइंड रूलर, बहुत अच्छे थे ना, रहम दिल थे, बहुत लोगों के साथ अच्छा काम करें, बट ही वॉज काइंड विथ इंडियंस, लोकल जो मासूम लोग होते थे, ही वॉज काइंड विथ देम। ही वॉज नॉट काइंड विद ब्रिटिशर्स, जो कि हमें अपने जो है अपना स्लेव बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके अगेंस्ट में शिवाजी महाराज ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए थे, इनके साथ कोई रहम नहीं। जो भी आप ट्रेड कर रहे हो भाई, टैक्स आपको पूरा देना है, आपको फैसिलिटीज़ हम देंगे। जैसे आप रह रहे हो इंडिया में, अभी जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं तो हमको फैसिलिटीज़ तो पूरी मिलती है, बट स्टिल हमको क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है हर चीज़ पर। सेम इनको भी, भाई आप रहो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहोगे, बट आपको टैक्स पे करना है, आपको जो भी हम मांगेंगे वो देना है, तभी आप हमारे साथ रह सकते हो हमारी कंट्री में। ऐसे आप चाहो कि आप रूल करो यहाँ पे तो वो नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर? किस चीज़ पर टैक्स लगाया शिवाजी महाराज ने? सॉल्ट पर। लेटर छत्रपति संभाजी महाराज ऑल्सो फेयरसली फॉट द पोर्तुगीज। कौन बताएगा छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे? छत्रपति संभाजी महाराज, ग्रेट, ही वॉज द सन ऑफ शिवाजी महाराज। ओके, अब देखो
शिवाजी महाराज की तो पॉलिसीज़ क्या थी भाई, इनसे लड़ना है, ब्रिटिशर्स को बाहर करना है, ठीक है, यूरोपियंस को बाहर करना है, अपनी कंट्री को कॉलोनी बनने नहीं देना है। बट इनके बाद किसने जो है इन्हीं का काम अडॉप्ट किया, संभाजी महाराज ने। जैसे शिवाजी महाराज सबसे लड़ रहे थे, सबको जो है मतलब इंडिया को अपनी कॉलोनीज बनने से बचा रहे थे, वैसे ही संभाजी महाराज ने भी किया। फियर्सली का मतलब होता है कि वेरी स्ट्रॉन्ग बोलते ना, उनकी भी आर्मी वगैरह उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग रखी थी ताकि जो है ये लोग जीत ना पाए उनसे। बहुत स्ट्रांगली वो फाइट किए थे उनसे, ब्रिटिशर्स से, यूरोपियन से, ताकि जो है अपने रीजन को बचा सकें। और इनकी एक्चुअल में फाइट सबसे पहले किससे हुई, कौन आया था सबसे पहले इंडिया में, पोर्तुगीज। उसके अलावा देखो एक और नाम है यहाँ, चिमाजी अप्पा। ही वॉज द ब्रदर ऑफ बाजीराव पेशवा वन। बाजीराव पेशवा कौन थे, बताएगा कोई? अरे इनके बारे में बहुत पढ़े हो। कैन एनीवन टेल मी हु वाज बाजीराव पेशवा वन? इसमें इंक खत्म हो गई है क्या? बाजीराव पेशवा वन was also the one of Maratha rulers. He was also one of the Maratha rulers and इनके बारे में एक चीज़ ये है कि ये जो है 7th पेशवा थे मराठास के, 7th पेशवा ऑफ मराठास, ठीक है। तो इनके भाई थे कौन थे इनके भाई, चिमाजी अप्पा। इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर करने में, अपने रीजन को बचाने के लिए, ठीक है। इज दैट क्लियर नाउ? एनी डाउट हियर? देखो चिमाजी अप्पा जो थे उन्होंने क्या किया था, ही डिफीटेड द पोर्टुगीज एट वसई। वसई कहाँ आता है, किसी को नहीं पता वसई कहाँ है? मुंबई में है। The Maratha were only Indian rulers to adopt a policy of resistance against the European colonizers. मराठास जो थे वो एक ही जो है इंडियन ऐसे रूलर थे जिन्होंने जो है फाइट बैक की थी, मतलब दोबारा से मतलब पलट कर वार किया था ब्रिटिशर्स पर, यूरोपियंस पर। बाकी रूलर्स क्या कर रहे थे, डर के भाई ट्रीटी साइन किया और लो भाई रख लो हमारा रीजन, लो हमको बस पैसे देते रहो और अपना काम करते जाओ। बट मराठास ने क्या किया, इन लोगों ने, ओह मैंने क्या लिख दिया, मराठास ने इनको पलटकर जवाब दिया था, फाइट बैक की इन्होंने। अभी यहाँ तक समझा? कोई डाउट है यहाँ तक? आगे बढ़ूँ। फर्स्ट सब टॉपिक है कॉलोनियलिज्म वर्सेस मराठा एम्पायर। अब देखो सबसे पहले मराठास को किससे लड़ना पड़ा, पहले तो इस कॉलोनियलिज्म से ही लड़ना पड़ा, बाद में यूरोपियंस से। जब तक आपको कोई चीज़ का कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, आप उसके अगेंस्ट में कोई स्ट्रैटेजी कैसे बना पाओगे। तो सेम हियर, आपको पहले कॉलोनियलिज्म का मतलब समझ में आना चाहिए, तब आप समझोगे ना कि भाई इसके अगेंस्ट में क्या करना है हमको, या इसके फेवर में क्या करना है। तो पहले जो है इन्होंने समझा, देखो अभी आई एम रीडिंग, लुक एट द बुक। पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, ऑल ऑफ देम केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। मैंने तुम लोग को पहले बताया था कि ये सब जो थे यूरोपियंस क्या बनकर आए थे इंडिया में। Then, however, they did not stop at that. वहाँ तक पे वो रुके नहीं। In the course of time, they also grabbed the political power. फैक्ट्रीज अपनी बनाने लगे अलग अलग रीजन में, और जिस रीजन में फैक्ट्री बन गई वो रीजन की पॉलिटिकल पावर भी ब्रिटिशर्स के हाथ में, यूरोपियंस के हाथ में आ गई। समझा? It is often said that they came to India with wing scales but used swords and ultimately seized the Indian throne. अब देखो
ये जो है ना एक्चुअली एक तरह का फ्रेज है यहाँ पर कि ऐसा कहा, इट इज़ ऑफन सेड दैट, कि ऐसा कहा जाता है कि दे केम टू इंडिया, वो इंडिया आए विथ वीनिंग स्केल। वीनिंग स्केल क्या होती है? जो कपड़ा नापने के लिए स्केल होती है ना, जिससे हम लोग कपड़े को नापते हैं। जब देखो हम लोग दुकान पे कपड़ा लेने जाते हैं तो वो एक स्केल से मीटर नापता है और फिर आपको काट के देता है। तो वही बताया जा रहा है कि यहाँ पे ऐसा कहा जाए कि वो इंडिया आए थे विनिंग स्केल लेकर, बट विनिंग स्केल की जगह उन लोग ने क्या यूज़ कर ली? स्वॉर्ड यूज़ कर ली। मतलब एक्चुअल में क्या किया उन्होंने? पॉलिटिकल पावर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। आए थे, ये विनिंग स्केल से क्या मतलब लिया जा रहा है कि वो ट्रेड के लिए आए थे ना। देखो विनिंग स्केल का यहाँ पे क्या मतलब लिया गया है कि वो ट्रेड के लिए आए थे एक्चुअली, बट उन लोग ने क्या यूज़ कर ली? स्वॉर्ड यूज़ कर ली। मतलब क्या किया? पॉलिटिकली जो है इन्वॉल्व होने लगे इंडिया में, पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करने लगे और पॉलिटिकल पावर को भी अपने हाथों में लिया। स्वॉर्ड एंड अल्टीमेटली सीज द इंडियन थ्रोन। स्वॉर्ड का यूज़ किया और अल्टीमेटली क्या कर दिया? इंडियन थ्रोन को अपने कब्जे में कर लिया। यही कर रहे थे ना ये लोग, दो को लड़वाते थे और फिर वो जगह पे अपना कब्जा। देन द पोर्टुगीज वर द फर्स्ट अराइव इन इंडिया। They were mentioned at Firangis in the historical documents of that period. The regions under Portuguese rule were mentioned as Firangan. अब देखो पोर्तुगीज़ जो थे सबसे पहले इंडिया में, वास्को डी गामा कौन था? पोर्तुगाल से था, पोर्तुगीज़ था, तो इसलिए कहा जाता है कि पोर्तुगीज़ सबसे पहले इंडिया में आए। और उन लोगों को क्या कहा जाता है? फिरंगी। देखो जो जहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा है उसी के नीचे जो है एक हाईलाइटेड लिखा हुआ है, फिरंग मीन्स इंडियन स्वॉर्ड मेड विथ पोर्तुगीज ब्लेड्स एंड हेंस फिरंगीज मीन्स द पोर्तुगीज लेटर अप्लाइड टू ऑल यूरोपियंस। देखो फिरंग का मतलब क्या होता है? एक्चुअली इंडियन स्वॉर्ड है, ठीक है, हिंदुस्तानी तलवार। बट स्वॉर्ड कब स्वॉर्ड कहलाती है? जब उसकी ब्लेड जो होती है वो पावरफुल होती है। तलवार की अगर धार नहीं रहेगी तो तलवार यूज़ क्या करोगे आप? सब्ज़ी काटने के लिए? नहीं ना। तलवार किस लिए यूज़ होती है? बैटल्स में यूज़ होती है ना, दुश्मन को मारने के लिए। तो तलवार कब पावरफुल रहेगी? जब उसकी ब्लेड पावरफुल होती है, जब वो धारदार होती है कि एक ही बार में काट के रख दे, यही तलवार होती है ना। तो क्या बताया जा रहा है कि तलवार के जो उसको पकड़े हैं, जो नीचे का हिस्सा है वो तो एक्चुअली इंडियन है, बट जो ब्लेड है उसकी वो पोर्तुगीज़ ब्लेड है, पुर्तगाल की है। मतलब एक्चुअली इनडायरेक्टली ये बात कहा जा रहा है यहाँ पर कि कंट्रोल जो है इनके हाथ में, तो इसीलिए जो है इनको फिरंगी कहा जाने लगा। अब बाद में ये फिरंगी वर्ड जो था वो पूरे यूरोपियंस के लिए, पहले सिर्फ पोर्तुगीज़ के लिए यूज़ हो रहा था, फिर पूरे यूरोपियंस के लिए यूज़ किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि सब लोग यही काम कर रहे थे ना, आ रहे थे कुछ और बोलकर, कर रहे थे कुछ और, तो सबके लिए ये वर्ड फिरंगीज़ यूज़ होने लगा। और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो उस टाइम के है उसमें इनको पोर्तुगीज़ नहीं बोला गया है, बाकायदा लिखा गया है दे आर फिरंगीज़। द रीजन्स अंडर पोर्तुगीज़, जो रीजन, जो एरियाज़ पोर्तुगीज़ के कंट्रोल में थे उसको क्या कहा गया है उन डॉक्यूमेंट्स में? फिरंगान। सो बस ये याद रखने वाली चीज़ है कि भाई देखो उसका एक पर्टिकुलर नाम है, कभी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में पूछ सकता है, तो वो सब नाम याद रखना और उसका मीनिंग। पोर्तुगीज़ एंड मराठा एम्पायर। The Portuguese had their forts at Diu, Daman, Sanjan, Attori, Vasai, करंजा, चौल एट्सेट्रा। ये सब एरियाज़ के नाम है जहाँ पर क्या थे? पोर्तुगीज़ के अपने फोर्ट्स थे, किले थे। इन लोगों ने इतनी जगहों पर अपने किले बना लिए थे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज फोर्ट्स द रीजन ऑफ बारदेश वॉज वेल प्रोटेक्टेड। बारदेश जो है ये एक्चुअली एक आइलैंड है, बारदेश एक आइलैंड है जो गोवा के करीब है, ठीक है। तो इस आइलैंड के ये सब जो फोर्ट्स थे इतने सारे, इस फोर्ट्स की वजह से ये बारदेश वाला जो एरिया था ये बहुत प्रोटेक्टेड हो गया था। मतलब इस पर हमला करने के लिए आपको बहुत सारे फोर्ट्स से गुजरना था। बहुत सारी फोर्ट्स से मतलब फोर्ट्स में क्या होती थी? मिलिट्री होती थी। मतलब आपको बहुत सारे फोर्ट से गुजरना है, मतलब आपको बहुत सारी मिलिट्री से लड़ना पड़ेगा। तो बारदेश जो है वो बहुत प्रोटेक्टेड था। दे यूज टू स्टोर ऑल एम्यूनिशन एट पनवेल। बारदेश का एरिया जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड था। और ब्रिटिशर्स जो थे, अरे ये पोर्तुगीज़ जो थे, एम्यूनिशन का मतलब होता है ना कि वो हथियार जो कि आप इमरजेंसी के लिए कहीं स्टोर करके रखते हो ना, जैसे हम लोग नहीं इमरजेंसी के लिए
पहले से कुछ पेन पेंसिल सब चीज़ रखे रहते एग्ज़ाम में। एक्चुअली हम लोग एग्ज़ाम में, अब बोर्ड एग्ज़ाम की बात होती है तो एक साथ 4-4 पेन लेकर जाते हैं कि भाई इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है। सेम यहाँ पर भी इन लोग ने क्या किया, इमरजेंसी के लिए पनवेल में जो है अपनी पनवेल में अपने एम्यूनिशन जो थे, मतलब जो ऐसे हथियार जो कि सिर्फ अर्जेंटली इनको यूज़ करना होगा, पनवेल में स्टोर थे। ठीक है, और ये सब जगह जो होती थी ना किसी को पता नहीं होती थी, क्योंकि हथियार अभी जैसे इंडिया के सारे वेपन जो सीक्रेट होते हैं वो सब किसी को पता होता है कहाँ है, किसको मालूम होता है, जो हाईएस्ट मिलिट्री अथॉरिटी है या फिर जो पॉलिटिकल पावर्स है जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, ये सब उन लोगों को पता था। जनरल पब्लिक को कभी पता होता है ये बात कि भाई हमारे हथियार, हमारी जो मिसाइल से सब कहाँ हैं? नहीं ना, उस टाइम पर किसी को पता नहीं होता था। अब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इससे हम लोग को पता चल रहा है कि ये लोग कहाँ अपनी चीज़ें रखा करते थे। क्लियर यहाँ तक? छत्रपति शिवाजी महाराज फर्स्ट केम इन कॉन्टैक्ट विद द पोर्टुगीज व्हेन ही एस्टैब्लिश्ड हिज कंट्रोल ऑन कल्याण एंड भिवंडी। पोर्टुगीज का कंट्रोल एक्चुअली कहाँ था? साउथ इंडिया पे ज़्यादा था ना। तो जब अब महाराष्ट्र जो था वो साउथ वेस्ट का पार्ट है, एकदम साउथ में नहीं आता, बट साउथ वेस्ट में महाराष्ट्र आता है इंडिया के। देखो अगर ये इंडिया का अगर साउथर्न पार्ट देखें हम लोग तो यहाँ आता है महाराष्ट्र, यहीं करीब में। अब देखो कल्याण एंड भिवंडी कहाँ आता है? महाराष्ट्र का जब ये एरिया कल्याण एंड भिवंडी वाला जो एरिया था, ये जब शिवाजी महाराज के कंट्रोल में आया तो उनका कांटेक्ट किससे हुआ? पोर्तुगीज से। बाकी के आसपास के रीजन पर कौन कंट्रोल कर रहा था? पोर्तुगीज। तो अब शिवाजी महाराज, जाहिर सी बात है, उनका कंट्रोल हुआ है एक एरिया पर, तो इन सबसे तो कांटेक्ट होगा ही। फिर वो लोग भी इंटरफेयर करेंगे ना कि भाई तुम हमारे रीजन में क्यों घुस रहे हो, सब होगा ना, धीरे धीरे पॉलिटिकल है सब कुछ। द पोर्तुगीज वर अलार्म व्हेन छत्रपति शिवाजी महाराज बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग मराठा नेवी। पोर्तुगीज को इस बात का अलार्म मिल चुका था, एक बोलते ना एक मैसेज था, एक साइन थी, खतरे की घंटी, अलर्टनेस थी उनके अंदर, ये मिल गई थी। कब मिली अलर्टनेस? जब शिवाजी महाराज ने स्ट्रॉन्ग मराठा नेवी बनाई, मतलब मराठास की जो है नवाल फोर्स, नेवी, पानी की फौज। अब भाई अगर कोई इंडियन रूलर एक स्ट्रॉन्ग नेवी बना रहा है जो कि इनकी नेवी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती थी उससे compete कर सकती है, तो ये लोग के लिए तो खतरा है ना। तो अब ये लोग कुछ सोचेंगे कि भाई इस नेवी को हराना है तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो देखो अब क्या हुआ। Soon the Portuguese were built to a point of despair by the Marathas। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया ब्रिटिश पोर्तुगीज़ के लिए कि ये लोग, मतलब पॉइंट ऑफ डिस्पेयर क्या होता है? जहाँ सारी होप, लूज ऑल होप्स, मतलब सारी उम्मीद आपकी वहाँ ख़त्म हो जाती है। मतलब इनको एकदम यकीन हो गया था कि भाई अब मराठा से जीत ही नहीं सकते हम लोग, कुछ भी कर लो, इनकी नेवी इतनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर हुआ ना कि उन लोग का एक टाइम ऐसा आ गया कि वो लोग एकदम अब डर गए कि अब मराठा से भाई जीत नहीं सकते हम लोग। फिर देखो क्या हुआ। In fact, in the beginning, the Portuguese had extended technological help for shipbuilding to the Marathas। स्टार्टिंग में इन लोग ने क्या करे, अब भाई मराठा की नेवी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, अब हम लोग के पास तो कोई चांस बचा नहीं है इनसे जीतने का, तो ये लोग क्या करने लगे, मराठास के साथ दोस्ती कर ली। क्या करे, जो शिप बिल्डिंग वगैरह थी, शिप्स वगैरह बनाना था ना, ये सब में मराठा की हेल्प करने लगे, क्योंकि ये कौन थे? पोर्तुगीज़। इन लोग सब बहुत एक्सपर्ट थे ना ये सब काम में, इन लोग समुद्र के किनारे वैसे भी रह रहे थे, तो ये लोग ये सब काम में एक्सपर्ट थे। तो ये लोग मराठास की हेल्प करते थे कि हम लोग तुम्हारी हेल्प करें, क्योंकि इनको पता था कि अगर इनसे दुश्मनी मोल लिए तो हम लोग को हारना ही है, तो इससे अच्छा इनसे दोस्ती करके थोड़े दिन रूल कर लो अच्छे से। तो इन लोग ने शिप बिल्डिंग में हेल्प की। हाउएवर द पोर्तुगीज़ गवर्नर ऑफ गोवा विथड्रू दिस हेल्प। फिर क्या हुआ कि पोर्तुगीज़ गवर्नर जो था गोवा में, गोवा इनका बेस था ना, तो जो पोर्तुगीज़ गवर्नर था उसने ये हेल्प वापस ले ली। उसने बोला नहीं, हम लोग ये सब में आपकी हेल्प नहीं करेंगे, शिप बिल्डिंग वगैरह में हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। मराठास को तो वैसे भी कोई हेल्प करने की ज़रूरत नहीं थी, उन लोग तो इसलिए कर रहे थे कि भाई तुम फ्रेंड बन रहे हो तो हम भी बन जाते हैं, हम करवा लेते हैं, लेकिन ऐसे उन लोगों को कोई ज़रूरत तो थी नहीं। जब इन लोग ने मना कर दी कि भाई हम लोग नहीं करेंगे, तो देखो क्या हुआ। द पोर्तुगीज़ नाउ प्रॉम्प्टली प्रोवाइडेड हेल्प टू सिद्दीज़ व्हेन द मराठा आर्मी वॉज ऑर्गेनाइजिंग एन अटैक ऑन द जंजीरा फोर्ट अगेंस्ट देम। जंजीरा फोर्ट जो था वहाँ पर कौन रूल कर रहा था? जैसे सिद्दी भी जो था ना, ये एक डायनेस्टी थी, ठीक है, जैसे सुल्तान्स है, मुगल्स हैं, मराठास हैं, वैसे ही सिद्दीस थे। इनका रूल कहाँ पर था? जंजीरा फोर्ट पे।
अब जो है, जब गोवा के गवर्नर ने मराठास से हेल्प वापस ले ली, तो अब मराठास तो उनके अगेंस्ट हो गए ना कि तुम हेल्प नहीं करोगे तो हम क्यों तुम्हारे दोस्त रहेंगे। अब जब मराठास का टारगेट अगला क्या था, जंजीरा फोर्ट, उन लोग को अटैक करना था, ये जंजीरा फोर्ट चाहिए था, और ये किसके कंट्रोल में था, सिद्दीस के। तो पोर्तुगीज ने क्या किया, सिद्दीस की हेल्प की, क्योंकि वो भी मराठा के अगेंस्ट है और ये भी मराठा के अगेंस्ट है दोनों, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यही वाला रूल इन लोग ने अप्लाई किए। पोर्तुगीज ने सिद्दीस की हेल्प की, किसके लिए, ये फोर्ट को बचाने के लिए, मराठास के अगेंस्ट में, ठीक है। बोथ द पोर्तुगीज एंड द मराठास in the matters of diplomatic relations adopted policies to suit the situation। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि पोर्तुगीज़ और मराठा ने क्या किए कि जब देखे कि दोनों में जो तनाव है, जो वॉर एक तरह से बोलते हैं ना डिस्प्यूट्स है, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, दोनों का नुकसान था भी, क्योंकि मराठास भी पूरी तरह से जो है इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे ना एकदम कि भाई बहुत पावरफुल हो गए हैं, अब इनसे कोई लड़ ही नहीं सकता, नहीं, अभी भी बहुत सी ऐसी जगह थी जिनसे ये जीत नहीं सकते थे। सेम हियर विथ पोर्तुगीज़ के साथ भी यही रीज़न था, इसलिए दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत भी थी। तो क्या किए, सबसे इजी वे, एक ट्रीटी साइन कर लो, सब सॉल्व। वही क्या इन लोग ने भी कि एक छोटा सा, मतलब ऐसे बोलते ना, एक टेम्पररी ट्रीटी थी, जिससे ताकि इन लोग जो टेम्पररी इनके डिस्प्यूट्स है वो एक्चुअली ख़त्म करके थोड़ा आगे बढ़ जाए। फिर दोनों का वही प्लान था कि भाई मैं पावरफुल हो जाऊंगा तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, ये सोचता है मैं पावरफुल हो जाऊंगा तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। क्लियर। अब देखो क्या हुआ, इन 1665, अंडरलाइन इट, इन 1665 द पोर्तुगीज waylaid 13 ships of the Marathas while it was passing by the ports on the Karnataka। 1665 में क्या किया, पोर्तुगीज ने, waylaid का मतलब होता है रोक लेना कोई पर्टिकुलर रीज़न से, waylaid मतलब रोक लेना। पोर्तुगीज ने क्या किया, मराठास की 13 शिप्स थी, वो किसी भी रीज़न से जा रही होंगी, ट्रेड होगी या आर्मी